बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है कार्डियक साइकिल। अच्छा, कार्डियक साइकिल को डिस्कस करने से पहले साइकिल क्या होता है तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने समझना है। जैसे एक दायरा है, इसको हम साइकिल कहते हैं। इसको साइकिल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये जो सपोज मैं कहता हूँ ये पॉइंट ए है, जब भी हम इस दायरे में मूव करेंगे तो ए पॉइंट से बार बार गुजरा जाएगा। तो अगर एक पॉइंट से बार बार गुजरा जा रहा है तो ऐसे पाथवे को, ऐसी चीज़ को हम साइकिल का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो कार्डियक साइकिल से क्या मुराद है कि हार्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, कभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, कभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो या आप इसको हार्ट बीट भी कह सकते हैं। तो अपने जहन में रखना है कि एक हार्ट बीट में जो काम हुआ वही सेम काम अगली हार्ट बीट में होगा, वही सेम काम तीसरी हार्ट बीट में होगा, वही चौथी में होगा, 1,00,000 हार्ट बीट्स में सब में वही काम होगा। तो इस वजह से हमारे पास एक हार्ट बीट में होने वाले जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी फंक्शन हैं, जितने भी वर्क हैं, तो वो सारे के सारे मजमूए को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे? इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ये इवेंट्स की वो तरतीब है, तरतीब का वर्ड आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, दैट विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ वन हार्ट बीट। तो हार्ट बीट में जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, तो उस सारे इवेंट्स के मजमूए को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। आगे इसमें दो किस्म के आप कह सकते स्टेजेस हैं। एक को डायस्टोल कह सकते हैं और दूसरे को हम सिस्टोल कह सकते हैं। डायस्टोल में हार्ट के सारे चैम्बर रिलैक्स करेंगे, लेकिन जो सिस्टोल है उसमें हार्ट के चैम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस वजह से इसको रिलैक्सेशन फेज कहा जाता है और इसको सिस्टोलिक फेज कहा जाता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डायस्टोल फेज में क्या होता है, यानी इसमें हार्ट के चैम्बर रिलैक्स करते हैं। तो सबसे पहले जब डायस्टोल होता है यानी हार्ट के चैम्बर रिलैक्स करते हैं तो इसमें ब्लड इंटर होता है हार्ट के अंदर मुख्तलिफ डायरेक्शन से, चाहे वो लंग्स से आए, चाहे वो बॉडी से आए। तो आपने समझना है कि डायस्टोल वो स्टेज है जिसमें ब्लड इंटर होता है। और आपको पिछले लेक्चर में अगर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट याद हो तो जो रिसीवर ऑफ हार्ट होते हैं, जो पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करते हैं, उन हार्ट के चैम्बर को हम एट्रियास कहते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जब हार्ट के चैम्बर रिलैक्स करते हैं तो ये रिलैक्सेशन की वो फेज है जिसमें ब्लड एट्रिया में इंटर होता है। अच्छा, लास्ट लेक्चर में भी हमने बड़ी डिटेल से हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रा किया था। अच्छा, अगर हम इसको ऐसे स्ट्रक्चर को ड्रा करें, जैसे मैं कहता हूँ कि ये हार्ट के ये 4 चैम्बर हैं, ठीक हो गया। ये वाली साइड सपोज कर लेते हैं राइट है और ये लेफ्ट है। एक बात हमने डिस्कस की थी कि जो राइट साइड होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो लेफ्ट साइड होती है इसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आगे राइट साइड में ऊपर वाला जो चैम्बर है वो राइट एट्रियम है और नीचे वाला जो चैम्बर है वो राइट वेंट्रिकल है। इसी तरह लेफ्ट में लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्लियर? तो सबसे पहले जो ऊपर वाले चैम्बर है ये कलेक्टर्स हैं, ये रिसीवर्स हैं, ये ब्लड को कलेक्ट करेंगे। जो राइट एट्रिया है वो जो ब्लड इकट्ठा अब कर रहा है वो कर रहा है आप समझ लें वेना के आवाज से, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेना के आवाज के अंदर। तो ये ब्लड किस में आता है? राइट एट्रियम में। और जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें ब्लड ऑक्सीजनेटेड आता है, लेकिन आता कहां से? पल्मोनरी वेन से। तो सबसे पहले जब हार्ट के चैम्बर रिलैक्स करेंगे तो हार्ट के चैम्बर का साइज बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने की वजह से उसमें ब्लड ज्यादा आ जाएगा। तो पहली बात तो आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हार्ट के चैम्बर रिलैक्स करेंगे तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो राइट एट्रियम में इंटर होगा थ्रू वेना कैवास, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लेफ्ट एट्रियम में इंटर होगा थ्रू पल्मोनरी वेन्स। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि राइट एट्रियम में वेना कैवास से ब्लड आ रहा है और जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड है और इसमें ऑक्सीजनेटेड है। अच्छा, अब होगा क्या कि जिस वक्त हमारे पास ब्लड यहां आ जाएगा, ब्लड यहां आ जाएगा जिसमें डीऑक्सीजनेट, और एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि यहां जितना ज्यादा ब्लड आता जाएगा तो वो एक प्रेशर डिवेल्प करेगा। अच्छा, यहाँ प्रेशर डिवेल्प करना ज़रूरी है। उसकी वजह है कि हार्ट की जो वॉल्स होती हैं उसमें मसल्स होते हैं और मसल इलास्टिक होते हैं, और इलास्टिक की ये खूबी होती है कि उसको जितना ज़्यादा खींचा जाएगा उतनी ही फोर्स के साथ वो वापस आएगी। ठीक हो गया? जैसे आप लोगों ने एक नॉर्मल इलास्टिक देखी होगी, अगर उसको आहिस्ता से खींचें
तो फिर आहिस्ता से वापस आती है। अगर उसको ज़ोर से खींचे, ज़ोर से और बहुत ज़्यादा ज़ोर से खींचे तो इस वजह से आप लोगों ने याद रखना कि यहाँ जितना ज़्यादा ब्लड आएगा तो ब्लड क्या करेगा, जो एट्रिया की दीवारें हैं उनके ऊपर एक प्रेशर लगाएगा। क्लियर? जिसकी वजह से ये वाली जो दीवारें हैं ये ऐसे फूल जाएंगी, जैसे इलास्टिक को हमने क्या कर दिया है, लंबा कर दिया। क्लियर? तो आप लोगों ने अभी फिलहाल याद रखना है कि जब हार्ट की जो वॉल्स हैं वो रिलैक्स करेंगी तो वॉल ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्स, एट्रिया फिल्ड विद ब्लड, एट्रिया ब्लड के साथ भर जाएंगे, एट्रिया बिकम डिस्टेंटेड और एट्रिया का साइज बढ़ा और ग्रेटर प्रेशर देन वेंट्रिकल। इसमें चूंकि ब्लड इसमें है, वेंट्रिकल में अभी ब्लड नहीं आया, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा किसमें होगा, एट्रियम के अंदर। क्लियर? अच्छा, जब एट्रियम फिल्ड हो जाएंगे, एट्रिया क्या हो जाएंगे, फिल्ड हो जाएंगे, अब सिस्टोलिक फेज होती है। आगे सिस्टोलिक फेज 2 स्टेप में होती है। तो एक को हम कहेंगे एट्रियल सिस्टोल और दूसरे को हम कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोलिक ये फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, यानी जब हार्ट के चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो एट्रियल सिस्टोल से नाम से जाहिर है पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर थोड़े से वक्फे के बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? अब होगा क्या, जैसे मैं कहता हूं कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है। अब ये जो राइट एट्रियम का ब्लड है, सपोज कर लेते हैं ये हार्ट के 4 चैम्बर, राइट एट्रियम का जो ब्लड है और लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है, ये यहाँ जो वाल्व लगा होता है लास्ट लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ट्राइकस्पिड, और यहाँ जो वाल्व लगा है इसको हमने कहा था ये बाइकस्पिड वाल्व है। तो जब इसके चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे, ये एरो जो मैं शो कर रहा हूँ, इस एरो का मतलब है कि ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो राइट एट्रिया का जो ब्लड है ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और लेफ्ट एट्रिया का जो ब्लड है वो बाइकस्पिड वाल्व के जरिए से, जिसमें 2 पोर्शन होते हैं, वो चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। क्लियर? अच्छा, उसके बाद तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि जब एट्रिया सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट करता है, व्हेन एट्रिया आर फिल्ड विद ब्लड, जब एट्रिया ब्लड से भर जाएंगे एंड डिस्टेंस से, और वो फूल जाएंगे, द मसल ऑफ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, फिर मसल जो एट्रिया के वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे साइड, और दोनों के इकट्ठे एक वक्त में, यानी राइट एट्रियम जिस वक्त में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा वही लेफ्ट एट्रियम, यानी दोनों का ब्लड इधर से राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये इकट्ठा इंटर होगा। ये नहीं होगा पहले ये इंटर होगा और ये, इस वजह से हम वर्ड लिखा गया साइमल्टेनियसली। तो राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड के जरिए से राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड के जरिए से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में दाखिल होगा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल भी इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा डिले है। एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, थोड़ा सा वक्फा आया, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, ये डिले रखा क्यों गया, इसकी साइंटिफिक रीजन क्या है? अगर सपोज मैं कहता हूं कि दोनों, चाहे वो एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट होते, तो जब राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होता ब्लड यहाँ आता और वाल्व अभी खुला होता, तो वेंट्रिकल उसी वक्त अगर कॉन्ट्रैक्ट कर जाता तो ब्लड पीछे चला जाता। अब क्या होगा कि सबसे पहले राइट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सारा ब्लड किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उसकी वजह ये है क्योंकि ये अगर साइमल्टेनियसली इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट या इकट्ठा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाते तो ब्लड वापस जा सकता था। अब क्या होगा, सारा ब्लड इसमें आ गया, थोड़ा सा डिले हो गया, अब ये वॉल्व बंद हो जाएंगे इतनी देर में, उसके बाद फिर ये आराम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब इनका ब्लड वापस नहीं जा सकता, बल्कि इनका ब्लड कहाँ जाएगा, ये हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी या ट्रंक के जरिए से लंग में चला जाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड जो एओर्टा के जरिए से चला जाएगा बॉडी के अंदर। क्लियर? तो वेंट्रिकल रिसीव ब्लड, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर उसके बाद वेंट्रिकल ब्लड को रिसीव करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, पहले ब्लड उसने रिसीव कर लिया, फिर बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, फिर दोनों एक वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ब्लड इज पम्प्ड, जो राइट वेंट्रिकल का ब्लड है सेमील्यूनर वॉल्व, हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वॉल्व होते हैं उसे सेमील्यूनर, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के दरमियान में जो वॉल्व होते हैं उसे भी सेमील्यूनर वॉल्व कहा जाता है, क्योंकि ये आधे चांद की तरह का होता है। तो राइट वेंट्रिकल का ब्लड सेमील्यूनर वॉल्व के जरिए से पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो सेमील्यूनर वॉल्व के जरिए से एओर्टा में चल, पल्मोनरी आर्टरी आगे लंग्स में लेके चली जाएगी ब्लड को, लंग्स में, और जो हमारे पास एओर्टा है ये बाकी बॉडी में, तो लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगी और यहाँ डीऑक्सीजनेशन होगी।
क्लियर। अच्छा, जिस वक्त हम, आप लोगों ने देखा होगा सिंबल ऑफ जो डॉक्टर्स होते हैं जिसको स्टेथोस्कोप कहा जाता है, ठीक है, अक्सर बच्चे उसी, आप कह सकते हैं, स्टेथोस्कोप को सामने रखते हुए मेहनत कर रहे होते हैं कि ये भी एक वक्त मेरे गले के अंदर होगी, तो उसको हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप के ज़रिए से जब हम हार्ट के ऊपर उस स्टेथोस्कोप को रखते हैं तो हमें दो किस्म की साउंड नज़र आती है। एक को हम कहते हैं लब साउंड, एक को हम लब डब आप कह सकते हो। जैसे एक दरवाज़ा खुलता है, जब बंद होता है फिर आवाज़ आती है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास लब की साउंड उस वक्त आएगी जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड क्लोज होंगे, और डब की साउंड उस वक्त आएगी जब सेमिल्यूनर वाल्व क्लोज होंगे। क्योंकि हमने यहाँ डिस्कस किया है कि यहाँ जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जब बंद होंगे फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। पहले ये राइट एट्रियम से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, वाल्व ओपन होंगे, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाल्व बंद हो जाएंगे, ठीक हो गया। और जिस वक्त यहाँ से ब्लड जाएगा एओर्टा के अंदर, तो एओर्टा या लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा, तो सेमिल्यूनर वाल्व जब बंद होंगे तब हमारे पास डब की साउंड होगी। तो ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड की वजह से कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है और सेमिल्यूनर वाल्व की कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ये जो साउंड है ये हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए से सुन भी सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ हार्ट बीट की बात करें तो दोनों चीज़ें, जो डायस्टोल है सिस्टोल है, डायस्टोल तकरीबन ऑलमोस्ट एक ही वक्त में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जो सिस्टोल है ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। लेकिन पूरा हम जब हार्ट बीट की बात करते हैं तो पूरी जो हार्ट बीट है इसमें एक सिस्टोल और सिस्टोल की दोनों स्टेजेस, एट्रिया और वेंट्रिकल्स, ये और एक डायस्टोल शामिल होते हैं। तो एक हार्ट बीट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि हार्ट बीट में एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, और एक हार्ट बीट तकरीबन 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है, और 1 मिनट के अंदर जो हमारा दिल धड़कता है वो एवरेज ली गई है वो 72 टाइम्स धड़कता है। ये सिचुएशन के लिहाज से कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज हम 72 पर मिनट से याद रखेंगे। अच्छा, बीटिंग के हवाले से एक बात कही गई है कि एक शख्स का जो दिल है वो तकरीबन 2.5 बिलियन टाइम्स बगैर रुके धड़कता रहता है। यानी हार्ट वो ऑर्गन्स है जो हर वक्त धड़कता रहता है। तो बहरहाल ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कार्डियक साइकिल का, और ये बहुत दफ़ा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया है। तो अगला जो लेक्चर हमारे पास होगा वो होगा मैकेनिज़्म ऑफ, कि ये जो सारा काम हुआ है ये डायस्टोल कब होगा, सिस्टोल कब होगा। तो हार्ट के अंदर, हार्ट की दीवार में मुख्तलिफ किस्म की जो चेंजेस आ रही होती हैं उन चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ एक्साइटेशन ऑफ हार्ट, कि हार्ट कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट के चैम्बर कब रिलैक्स करेंगे, और फिर हार्ट के चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को हम ईसीजी के ज़रिए से कैसे समझ सकते हैं। तो ये हमारा अगला आर्टिकल होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।